नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिस कुकरा स्टडी पर। जैसा कि हमने पिछले हिंदी की वीडियो में भाषा और लिपि के बारे में बताया था, आज हम उससे अगला टॉपिक लेके आए हैं, भाषा में व्याकरण। इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएँ। आप अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक भाषा एवं व्याकरण के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि भाषा और लिपि, भाषा क्या होती है। हमने बताया था कि भाषा होती है, भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना। और उसी से शुरू करते हैं थोड़ा सा आगे। भाषा क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विचार अभिव्यक्ति का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा। अपने विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम होता है वो कहलाता है भाषा। फिर हमने क्या पढ़ा था कि भाषा के भेद। हमने भाषा के दो भेद बताए थे। पहला भेद था मौखिक भाषा। मौखिक भाषा से क्या तात्पर्य है कि विचार अभिव्यक्ति का माध्यम ध्वनि हो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम जो ध्वनि होती है, अपने मुख से निकली हुई वाणी ध्वनि होती है, उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। उदाहरण के रूप में ले लो हम भाषण। कोई व्यक्ति भाषण देता है तो क्या होगा? मौखिक भाषा। संवाद, वार्तालाप, एक दूसरे से बातचीत, वो क्या कहलाएगी? मौखिक भाषा। दूसरा भेद है लिखित भाषा। जब इसी मौखिक ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाए तो ये लिपि, वर्ण, अक्षर में बदल जाती है जिसे लिखित भाषा कहा जाता है। जब हम बोलते हैं, अपने ध्वनि निकलती है मुख से, उस ध्वनि को सांकेतिक रूप दे दिया जाए, लिपिबद्ध कर दिया जाए, चिन्हों से युक्त कर दिया जाए तो उसे कहते हैं वर्ण या अक्षर। इसे कहते हैं लिखित भाषा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे चलते हैं भाषा रचना के पद। भाषा का निर्माण कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक पहुँचता है? तो मैं बोल रहा हूँ, आप तक मेरी ध्वनि पहुँच रही है, तो प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? ध्वनि से। ये ध्वनि है, आगे चल के वर्ण या अक्षर रूप में। वर्ण या अक्षर कैसे? जब मैं मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनि है, जब इसको हम लिपिबद्ध कर देंगे तो ये वर्ण बन जाएगी और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। और वर्ण और अक्षर मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। शब्द से बनता है पद, पद से बनता है वाक्य और वाक्य से निर्माण होता है भाषा का। ये आपके भाषा के निर्माण के पद। सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद, उसके बाद वाक्य या उसके बाद भाषा। अब बात करते हैं परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जो इस रचना पद से पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। आपको ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो आपके क्या होगी? ध्वनि। ध्यान रखना, साथ में मौखिक होना अनिवार्य है। मौखिक ध्वनि पूछा जाता है, मौखिक इकाई पूछा जाता है तो क्या होगा? आपके ध्वनि। अगर इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दे और पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या होगा? वर्ण। ध्यान रखना, यहाँ पे ये मौखिक शब्द नहीं होगा, केवल सबसे छोटी इकाई है तो आपको क्या करना है? वर्ण। अगर मौखिक इकाई पूछ ले तो ध्वनि। तीसरा सवाल बनता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो क्या होगा? शब्द। सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। सवाल को अच्छी तरह समझना है, पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है, उसके अनुसार अपने प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, पहला सवाल था भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, उसके बाद में भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण, उसके बाद में भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो क्या होगी? अपने शब्द। उसके बाद में अगर प्रश्न बनता है कि भाषा की पूर्ण इकाई क्या है, तो भाषा की पूर्ण इकाई के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? वाक्य। ठीक है, वापस एक बार देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, सबसे छोटी इकाई वर्ण, सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द और पूर्ण इकाई वाक्य। ये तो है आपके भाषा के रचना के पद। ठीक है, इनमें से कई बार सवाल पूछा गया है और पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। और ये सवाल भाषा की सबसे छोटी इकाई कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम चलते आगे, भाषा और व्याकरण। भाषा की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या है? तो हम बात करते हैं व्याकरण शब्द जो है
व्याक्रिया से बना है। किससे बना है? व्याक्रिया से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना। व्याकरण शब्द व्याक्रिया से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना था। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा की बात करें तो जो विद्या भाषा की व्याक्रिया करती है अर्थात विश्लेषण करती है उसे क्या कहेंगे हम? व्याकरण। जो विद्या भाषा की व्याक्रिया करेगी और विश्लेषण करेगी उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण। अब क्या होता है व्याकरण? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध और सर्वमान्य रूप बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना सिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि व्याकरण के अंदर हम शुद्ध देखते हैं, उसे पढ़ने का तरीका देखते हैं, लिखने का तरीका देखते हैं, समझते हैं, और उन सभी के द्वारा हम भाषा को शुद्ध और सर्वमान्य रूप जो सभी के द्वारा ग्रहण किया गया है उसको हम सीखते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है व्याकरण एक शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध और सर्वमान्य रूप पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना सीखते हैं। उसके बाद बात करते हैं व्याकरण के अंग। अगर व्याकरण के अंगों की बात करें हम तो व्याकरण के 4 अंग माने गए हैं। पहला माना गया आपके वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। इन 4 अंगों को मिला के आपके क्या बने? व्याकरण। अब हम इसका पहला अंग लेते हैं वर्ण विचार। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। हम पहला अंग लेते हैं अपने वर्ण विचार। बात करते हैं वर्ण विचार के बारे में कि वर्ण विचार क्या होता है। तो क्या है वर्ण विचार? कि उच्चारित ध्वनियों को जब लिखकर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। जब इस ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया जाए, चिन्ह का रूप दे दिया जाए तो इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। और वर्ण को हम क्या कहते हैं? अक्षर। इसकी परिभाषा की बात करें तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण का दूसरा नाम भी क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अक्षर। अक्षर का अर्थ है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, अर्थात भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है वर्ण। फिर बात करते हैं हम कि भाषा किससे बनती है। तो जैसा कि भी अब मैंने आपको बताया तो कि वर्णों के मेल से ही भाषा का निर्माण होता है। कैसे? एक बार पुनः हम देखते हैं कि सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। ध्वनि के बाद में वर्ण या अक्षर, उससे बनता है शब्द, शब्द से बनता है पद, पद से वाक्य, वाक्य से भाषा। अर्थात इन वर्णों के मेल से ही किसका निर्माण होगा? भाषा का। अर्थात क्या हुआ? ये संपूर्ण भाषा बन गई। अब भाषा का मूल आधार क्या होगा? टिकी हुई भाषा किस पर है? वर्ण के ऊपर, क्योंकि भाषा किस निर्मित हुई है? वर्णों से। इसलिए इसका मूल आधार क्या है भाषा का? वर्ण। परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा का मूल आधार क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। तो आपके आंसर क्या होगा उसका? वर्ण। अब बात करते हैं हम वर्णों की संख्या की। तो हमारे हिंदी के अंदर वर्णों की संख्या के बारे में बात करें तो मूल रूप से 44 वर्ण माने गए हैं। मानक वर्ण कह दो या मूल वर्ण कह दो, कितने माने गए हैं? 44। इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग? एक भाग है स्वर, दूसरा भाग है व्यंजन। अब बात करते हैं कि 2 भाग है स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, अर्थात उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर। कहने का तात्पर्य, बोलते समय प्राणवायु मुख से बाहर निकलती है, उस समय उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और स्वतंत्र रूप से मुख से ध्वनि निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर। अब बात करते हैं कि कुल स्वर होते कितने। तो हिंदी के अंदर कुल स्वर 11 हैं। कौन कौन से बात करते हैं हम? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। कुल मिला के अपने हिंदी के अंदर 11 स्वर है। वर्तमान में री का प्रयोग र और ई के साथ में किया जाता है, लेकिन फिर भी इसे हिंदी में स्वर माना गया है। अर्थात परीक्षा में सवाल आता है कि हिंदी के अंदर स्वर कितने हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी होगी आपके? 11। फिर बात करते हैं हम
कि स्वर के कितने भेद किए गए, कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वर के भेद के बारे में बात करें तो स्वर को दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ। अब हम बात करते हैं कि स्वर की ये दो भेद ह्रस्व और दीर्घ क्या है। तो स्वर की परिभाषा के बाद में हम स्वर के भेद के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कहा कि स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। पहले लेते हैं ह्रस्व। ह्रस्व को एक मात्रिक भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे कोई भी स्वर है, मैं उसको बोलता हूँ, ठीक है, और उसके उच्चारण में समय कम लगता है, उसे हम क्या कहेंगे, ह्रस्व। ये चार है, कौन कौन से, अ, ई, उ और री। अर्थात कहने का तात्पर्य कि चार स्वर है, इन चारों को ह्रस्व स्वर में रखा गया है। फिर हम बात करते हैं एक मात्रिक। एक मात्रिक से क्या तात्पर्य। जब हम छंद पढ़ते हैं, जो छंद के अंदर एक प्रकार आता है छंदों का मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद आता है तो मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या गिनी जाती है। जैसे मैंने लिख दिया अ और एक लिख दिया आ, तो अ के ऊपर एक मात्रा लगाई जाती है और आ के ऊपर दो मात्रा लगाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। फिर बात करते हैं लघु। ह्रस्व का अर्थ होता है लघु, यानी कि इसका नाम क्या है, लघु। और मूल यानी कि मूल इसी के ऊपर सारे स्वर है जो इसी के ऊपर टिके हुए हैं, इसलिए इसे कहते हैं मूल स्वर। कौन कौन से हैं, चार, अ, ई, उ और ई। इन्हीं के द्वारा जो बाकी वाले स्वर है बने हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं मूल स्वर। फिर बात करते हैं हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की बात करें तो इसे द्विमात्रिक भी कहते हैं। द्विमात्रिक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक मात्रा हो जिसके ऊपर वो हो जाएगा एक मात्रिक, और दो मात्रा हो वो क्या कहलाएगा, आपके द्विमात्रिक। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे मेरे पास में एक स्वर है अ, दूसरा भी स्वर ले लिया अ, और अ मिलके क्या हो गए, आ। दो स्वरों के योग से बनने के कारण से हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, मिश्रित स्वर भी कहते हैं। अब हमारे पास में है लघु स्वर, तो लघु का विलोम क्या होगा, उल्टा गुरु, अर्थात ये लघु तो ये क्या होगा, गुरु। अब बात करते हैं इनकी परिभाषा की। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है, जो अपने मूल स्वर है चार, अ, ई, उ और री, इनसे दुगुना समय लगता है जिन स्वरों के उच्चारण में, उन्हें हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। अब ये कितने हैं, टोटल अपने 11 हैं, चार ये हो गए तो शेष कितने बच गए, 7। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 7। अब ये कौन कौन से हैं, तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार दीर्घ स्वर कितने हो गए अपने, 7, और अपने ह्रस्व स्वर कितने हो गए, 4। टोटल कितने हो गए, 11। ये तो थे अपने स्वरों के दो भेद। अब बात करते हैं स्वरों के अन्य विभाजन के बारे में, अन्य भेद के बारे में। तो किस प्रकार से अन्य भेद किए गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है जीवा के आधार पर स्वरों का विभाजन। जीवा के आधार पर कैसे, अपने जीवा है, अपने पास में 11 स्वर है, तो कुछ स्वरों को हम जीव के, जीवा के अगले हिस्से से बोलते हैं, कुछ को बीच वाले हिस्से से बोलते हैं, कुछ को जीवा के मध्य वाले हिस्से से बोलते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, जीवा के आधार पर स्वरों का विभाजन। अब इसको 3 भागों में बांटा है, जीव को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा भाग बना है जीवा का, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पथ स्वर। जैसे कि इनका नाम दिया गया, नाम से ही स्पष्ट होता है कि इनकी परिभाषा क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग सक्रिय होता है उसे हम क्या कहेंगे, अग्र स्वर। ये कौन कौन से, ई, ए और ऐ, 4 स्वर क्या कहेंगे, अग्र स्वर। उसके बाद हमने जीवा का मध्य भाग मध्य स्वर के रूप में बांटा। तो जीवा का मध्य भाग क्या होगा, इसमें सक्रिय होगा, केवल एक मात्र वर्ण क्या है, अ। और यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि अ है जीवा के किस भाग से उत्पन्न होता है, तो मध्य भाग से उत्पन्न होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और तीसरा भाग पक्ष स्वर। तो जीवा का पक्ष भाग सक्रिय होता है। वर्ण कौन कौन से, आ, उ, औ, उ, ओ और औ।
अब अपने पास में 3 भाग थे, तीनों के द्वारा इन वर्णों की उच्चारण स्तर। अब बात करते हैं कि कभी कभी हम क्या होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा स्वर अग्र है, कौन सा मध्य है, कौन सा पक्ष है। इन जीवक के आधार पर स्वरों के विभाजन को याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और इसके द्वारा आप इन स्वरों को अच्छी तरह याद रख सकते हो, कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या है ट्रिक कि ईक इमली एड़ी ऐनक आगे आए, ईक इमली एड़ी ऐनक आगे आए। तो हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में क्या पढ़ते हैं, ई से ईक, ई से इमली, ई से एड़ी, ऐसे ऐनक। ठीक है, ई से इमली, ई से ईक, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक। तो ईक इमली एड़ी ऐनक आगे आए, यानी कि आगे वाले यानी अग्र स्वर कौन से हो गए, ई ए आई, ये हो गए आपके अग्र स्वर। फिर मैंने आगे एक ट्रिक बनाई है कि बीच में अनार खाए, यानी बीच वाला क्या खा रहा है, बीच वाला अनार खा रहा है। तो बीच में यानी कि मध्य में कौन आ गया, अ, और शेष बचे वो पीछे जाए। यानी कि अब जो अग्र में आने के बाद और मध्य में आने के बाद में जो शेष बच गए वो चले जाए, कहाँ चले जाए, पीछे की ओर। तो पीछे अपने कौन कौन बच गए, तो आ, उ और औ। इस प्रकार जीवा के आधार पर स्वरों का विभाजन हम अच्छी तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। और इन स्वरों का विभाजन परीक्षा में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। आपको दे देंगे कि अग्र स्वर कौन सा नहीं है, 4 ये होंगे, 4 में से 3 आपको ये दे देंगे, एक कोई दे देगा कौन सा नहीं है, तो आपको 3 सही है वो देखने हैं और गलत कौन सा वो आपको निकालना है। अब इसके बाद हम इसके जो दूसरा भाग है, दूसरा विभाजन है, उसके ऊपर हम चलते हैं। स्वरों के विभाजन में हम दूसरा प्रकार लेते हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर विभाजन। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक वर्ताकार है, दूसरा अवर्ताकार। अब वर्ताकार क्या होता है, ओष्ठ अपने होठ। अब जिन स्वरों को बोलते समय उच्चारण के समय हमारे होठों की आकृति गोल हो जाती है, तो वृत्ताकार हो जाती है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वर्ताकार। और होठों की आकृति गोल नहीं होती उच्चारण के समय तो अवर्ताकार। तो परिभाषा यही है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है, उसे कहते हैं वर्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता उसे क्या कहेंगे, अवर्ताकार। अब वर्ताकार कौन कौन से, उ, ओ, औ। याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको। आपको एक शब्द याद रखना है, गोलू। क्या याद रखना है, गोलू। इस गोलू के अंदर आपको मात्राएं देखनी है। बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़े के साथ में लेना है छोटा भी, और मात्रा किसकी है, ओ की मात्रा है तो ओ के साथ में आपको लेना है औ। गोलू क्यों लिया, क्योंकि गोलाकार से क्या बन गया है, गोलू। गोल से क्या बना है, गोलू। और इस गोलू के अंदर ओ की मात्रा ले ली तो ओ और औ, और उ और उ। तो यानी कि वर्ताकार कौन कौन से हो जाएंगे, उ, ओ, औ। अगर याद नहीं रहता है तो उच्चारण करके देख लेना, परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो उच्चारण कर लेना कौन कौन से होते हैं। तो हम कहते ऊ, ओठ की आकृति कैसे हो रही है, गोल हो रही है, ई इसमें नहीं हो रही है, अ इसमें भी नहीं हो रही है। तो आपको आसानी से मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ताकार स्वर है। और ट्रिक में याद रखो तो गोल से क्या बन जाएगा, गोलू। गोलू में ओ की मात्रा आती है, ओ और औ दोनों लेना है। और लू में बड़े ऊ की मात्रा है तो छोटा और बड़ा ऊ दोनों लेना है। और जो बाकी बच जाएगा वो किस में आ जाएगा, अवर्ताकार। इस प्रकार ओठों की आकृति के आधार पे स्वरों का विभाजन कंप्लीट। अब तीसरा हम लेते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वर भेद। और मुखाकृति के आधार पर कैसे, जब हम शब्दों का वर्णों का उच्चारण करते हैं तब मुख कभी अधिक खुलता है, कभी कम खुलता है, कभी बंद सा हो जाता है। तो इस आकृति के आधार पर भी स्वरों का विभाजन किया गया है। तो इसमें कौन कौन से प्रकार है, तो पहला है संवृत स्वर। संवृत का अर्थ होता है बंद। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख प्राय बंद सा हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, संवृत स्वर। इसको याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको।
इससे पहले देखते कौन कौन से वर्ण है। ई उ 4 वर्ण है, 4 स्वर है। इसके लिए हम एक ट्रिक बनाई है, संत लुई। संत लुई से क्या तात्पर्य है, स से क्या बन गया संवृत, त से यानी वृत, ये संवृत क्या हो गया, संत से बन गया संवृत। संवृत कौन से, लुई। लुई के अंदर क्या देखना है आपको, ई की मात्रा है तो छोटी और बड़ी दोनों लेनी है। मात्रा किसकी है, छोटे ऊ और ऊ की है, तो इसके साथ में आपको क्या लेना है, बड़ा ऊ। संत लुई से तात्पर्य संवृत, छोटी बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये आपके हो जाएगा संवृत स्वर, यानी कि बंद, यानी कि उच्चारण के समय मुख प्राय क्या हो जाता है, बंद। दूसरा प्रकार लेते हैं हम अर्ध संवृत स्वर। उसका तात्पर्य है कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुख है वो आधा बंद हो जाता है। तो उसमें वर्ण कौन से आते हैं, ए और ओ। अब इसको भी याद रखने का थोड़ा सा तरीका बताते हैं, क्योंकि 4 प्रकार है, कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं। तो याद रखने का तरीका देखो, जैसे आप कभी महाशिवरात्रि को मेले में जाते हो तो वहाँ देखते हो कि जो संत है, आधे संत तो मेलों में आपको मिल जाएंगे। कहीं भी जाओगे बड़े बड़े मेलों के अंदर तो आधे संत आपको मेलों में मिल जाएंगे। तो हम क्या ट्रिक बनाएंगे, आधे संत मेलों में। अब आधे का मतलब क्या हो गया, अर्ध, स से संवृत, संत से क्या बन गया संवृत, अर्ध संवृत बन गया अपने मेलों में। म के ऊपर ए की मात्रा है, ये अपना ए। लो में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो ओ, यानी कि आधे संत मेलों में, यानी कि अर्ध संवृत क्या हो गए, ए और ओ। अब इसके बाद हम बात करते हैं विवृत स्वर, यानी कि क्या होता है, इसके अंदर स्वर के उच्चारण के समय मुख पूरा खुल जाता है। आप कभी डॉक्टर के पास गए होगे तो डॉक्टर ने आपको कहा होगा कि आप मुख खोलिए, तो आप मुंह खोलते हो, तो उसको कहे पूरा मुंह खोलो, तो आप करते हो आ। यानी कि देखो, आ का उच्चारण कब होता है, जब पूरा मुख खुलता है तब आ का उच्चारण होता है। डॉक्टर को याद रखना कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आ करते हो, पूरा मुख खुलता है, यानी कि विवृत हो जाता है, तो उच्चारण कौन सा होगा आपके, आ। अब शेष रहा अर्धविवृत। अर्धविवृत में क्या होता है कि मुख की विवृत की तुलना में थोड़ा कम होता है और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक खुलता है। कैसे, अब इसको याद रखेंगे, विवृत में आ गया, उसको अर्ध करना है तो आ में से एक आप डंडी हटा दो, क्या बच गया, आ। अब शेष इतने पढ़ लिए, तीनों में कौन कौन से बच गए, आई और औ, वो भी इसके साथ में आ गए। यानी कि अर्धविवृत कौन से हो गए, अ, आई और औ। इस प्रकार मुखाकृति के आधार पर हम चारों भेद संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। ट्रिक पहले याद रखना है, संत लुई, संत से बन गया संवृत, संवृत से लुई में ई छोटी और बड़ी दोनों, ऊ छोटा और ऊ बड़ा दोनों हो गया संवृत। फिर देख लिया हमने अर्धसंवृत, आधे संत कहाँ मिलते हैं, मेलों में, तो संवृत ए और ओ। फिर हमने देखा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है मुंह खोलो, पूरा खोलो, तो हम कहते हैं आ, तो यानी कि मुख पूरा खुलता है तो क्या हो जाता है, विवृत हो जाता है, यानी कि ध्वनि क्या निकलती है, स्वर कौन सा आता है, आ। अर्धविवृत, अर्धविवृत विवृत का आधा, आ था अपने, एक मात्रा हटा दी तो बन गया अ, और 2 उसमें स्वर कौन से बचे थे पीछे, आई और औ। इस प्रकार ये अपने क्या हो जाएगा, अर्धविवृत। ये हो गया आपके मुखाकृति के आधार पर स्वर भेद। अब इसके बाद में जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो स्वर के अंदर अपने 2 वर्ण और मिलते हैं। एक होता है अंग से अंगूर बोलते हैं हम, और खाली बोलते आए। तो ये अ के ऊपर एक बिंदी है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, बिंदी है, ये मात्रा में लगाते हैं, इसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। दूसरा होता है अ के पीछे 2 बिंदु होते हैं, पीछे 2 बिंदु हैं, इनको कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। इन दोनों को कहते हैं अयोगवाह। योग का मतलब होता है जुड़ना, अयोग नहीं जुड़ना, यानी कि स्वर न होते हुए भी हमेशा स्वरों के साथ में बने हुए रहते, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अयोगवाह। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अयोगवाह कौन सा स्वर है, तो आपको ध्यान रखना है अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या है, अयोगवाह। क्यों कहते हैं कि स्वर न होते हुए भी हमेशा स्वरों के साथ में बने रहते हैं, योग न होते हुए भी अयोग बने हुए रहते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाह।
अब मात्रा की दृष्टि से देखें तो दोनों क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं, दीर्घ होते हैं। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषता भी है। अब ये अपना टॉपिक पूर्ण हो गया स्वर से संबंधित। हमने पढ़ा कि वर्णमाला में वर्ण होते हैं 44 में से स्वर होते हैं 11 और 33 होते हैं व्यंजन। पहले हमने प्रकार लिया स्वर का, स्वर को हमने पढ़ा अच्छी तरह से और यहाँ पर अपने स्वर कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं, अपने शुरू करते हैं अगला टॉपिक व्यंजन। तो मित्रों, स्वर के बाद बात करते हैं हम व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे क वर्ण मेरे पास, क के साथ मैंने स्वर लगा दिया अ और ये बन गया आपके क। इससे हम क्या कहेंगे? व्यंजन। ये वर्ण है, वर्ण का अर्थ अक्षर, इसके नीचे हलंत का निशान लगा है यानी कि स्वर रहित है। अ जोड़ने पर हलंत हटा दिया जाता है, ये पूर्ण बन जाता है। यानी कि अक्षर और वर्ण में, अक्षर या वर्ण में स्वर अ जोड़ने पर ये क्या बन गया अपने? व्यंजन। कहने का मतलब है कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा मुख्य व्यूह में अथवा स्वर यंत्र में कहीं न कहीं बाधित होकर निकलती है। कोई भी व्यंजन बोलते समय मुख से जो प्राणवायु निकलेगी वो कहीं ना कहीं मुख में बाधित जरूर होगी, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन। आगे चलते हम कि व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजनों की जो संख्या है 33। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था कि कुल वर्णमाला के अंदर कुल वर्ण 44, जिसमें से स्वर निकाल दिए हमने 11, शेष रहेगी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अब इसके अंदर अलग अलग भाग किए गए हैं। पहले भाग में देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने? 25। कौन कौन से हैं? तो क वर्ग सबसे पहले, क, ख, ग, घ, अंगे, इसके 5 वर्ण, 5 ये हो गए। उसके बाद में च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 व्यंजन है। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 और 5 25। यानी कि क से लेके प वर्ग के अंदर कितने वर्ण है? 25, और इसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। उसके बाद हम बात करते हैं अंतस्थ। 4 वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। ठीक है मित्रों, 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतस्थ। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ नहीं है। 3 दिए हुए होंगे, चौथा जो ऑप्शन होगा वो इसमें नहीं है, वो आपका आंसर होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण है अंतस्थ। फिर बात करते हैं ऊष्म। इसमें 4 वर्ण रखे गए ऊष्म में, स, स, 3 सकार और 1 ह। इन चारों वर्णों को रखा गया है ऊष्म में। तो कितने हो गए? 25, 25 और 4 29 और 4 33। व्यंजनों की संख्या कितनी? 33 और 11 स्वर कितने हो गए? 44। मूल वर्ण या मानक वर्णों की संख्या कितनी होगी अपने? 44। अब ये क्या है? संयुक्त वर्ण। 4 वर्ण हैं, उनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। कौन कौन से? छ, त्रिज्ञ और श्र। ये संयुक्त वर्ण है। किससे कैसे बने हैं? ये छ है, आधा क, आधा श और अ स्वर, इन तीनों को मिलाने से छ छत्रीय बड़ा। उसके बाद त्र, हम बोले त्र, त की ध्वनि आ रही है, र की लास्ट में क्या आ रहा है? अ, अंतिम में अ, तो ये बन गया त्र। ज्ञ, अब ज्ञ में ध्यान रखना, बोला ग जाता है लेकिन लिखा क्या जाता है? ज। ज, य और अ। ज के नीचे हलंत होगा, य के नीचे हलंत होगा और स्वर क्या होगा? अ। तब क्या बन जाएगा आपके? ज्ञ। और चौथा संयुक्त वर्ण श्र, स सलगम वाला, तालव्य स, र
दोनों के नीचे हलंत और स्वर क्या है अ, इससे बन जाएगा स्र। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन चारों को अच्छी तरह से पढ़ लेना, रट लेना, समझ लेना। परीक्षा में सैकड़ों बार इनमें से प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से क्षत्रिय त्र या ज्ञ या श की रचना कैसे हुई है। और ध्यान रखना कि दोनों वर्ण शुरू वाले जो है स्वर रहित हैं और जो अंतिम वर्ण है उसके अंदर स्वर आपके क्या मिलेगा अ, कहीं पे हलंत नहीं देगा वो। तो आप ध्यान रखना दोनों जो वर्ण है शुरू के उसके नीचे क्या होंगे हलंत और अंतिम में क्या होगा स्वर। ये 4 संयुक्त वर्ण। और एक सवाल आता है बड़ा ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में कई बार पूछा गया, उसमें से क्या पूछते हैं, क्रम पूछ लेते हैं इसका। 3 सकार है, इनका क्रम क्या होगा। क्रम के बारे में बात करें तो कैसे याद रखेंगे, कई बार भूल जाते हैं। तो याद करने के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि आपने अपने घर के अंदर भगवान शिव का फोटो देखा होगा। शिव का फोटो देखा होगा आपने, शिव जी की तस्वीर देखी आपने। शिव जी की तस्वीर में आपने शिव जी के गले में क्या देखा होगा, सांप। सांप है, उसकी पूंछ घूम फिर के कहाँ आती है, शिव जी के पेट पर आ जाती है। कहाँ जाती है, पेट पर। किसके आती है, सांप के पूंछ। अब आपको याद क्या रखना है, शिव के पेट पर सांप, याद रखना है। शिव के पेट पर सांप देखा, क्या देखा, शिव के पेट पर सांप देखा। ये श है, षटकोण वाला मूर्धन्य श, इसके बीच में एक लाइन है, इसे कहते हैं पेट फाड़ सा। मैं अपने याद रखने का तरीका, इसको मैंने कहा पेट फाड़ स, यानी कि शिव के पेट पर पेट फाड़ स, और क्या देखा, सांप, यानी कि सांप वाला स। ये आपके क्रम इसके अंदर हो जाएगा। याद रखने का तरीका है, आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हो। मैंने याद रखने का तरीका बनाया है कि शिव के पेट पर मैंने क्या देखा, सांप देखा। तो शिव से शिव वाला स, पेट फाड़ स, और क्या आ गया, सांप वाला स। ये क्रम आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थल के बारे में। तो किस वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा है, उस वर्ण ध्वनि को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम उच्चारण स्थल कंठ। कंठ से उच्चारित वर्ण कौन कौन से, अ, आ, क वर्ग पूरा, ह और विसर्ग। ये आपके इसका उच्चारण स्थल क्या है, कंठ। इस वर्ण ध्वनि को क्या कहते हैं, कंठे, और दूसरा नाम क्या है, कोमल तालव्य। अब इसको याद रखेंगे, इतने सारे हैं, बड़ी कन्फ्यूजन है, कौन सा वर्ण कहाँ चला जाएगा, बड़ी गफलत हो जाएगी। थोड़ी सी ट्रिक के आधार पर इसको याद करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए मैं ट्रिक बनाता हूँ। अक्कुह कंठाय विसर्ग, अक्कुह कंठाय विसर्ग। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, आपके सहूलियत के हिसाब से, आपको याद करने की दृष्टि से। अक्कुह कंठाय विसर्ग। अक्कुह से क्या तात्पर्य, अ से आपके अ, कुह क से यानी क वर्ग, अ का मतलब अ और आ दोनों, क का अर्थ है क वर्ग कंप्लीट, ह साथ में आ गया, कंठ से निकलने वाले हैं साथ में क्या है इसके, विसर्ग। यानी कि अक्कुह कंठाय विसर्ग, अ आ क वर्ग ह विसर्ग कहाँ से निकलेंगे, कंठ से, और इसे हम कहते हैं कंठे या कोमल तालव्य। कंप्लीट हो गया आपके। दूसरा लेते हैं हम छोटी, बड़ी, च वर्ग और य और स। इनका उच्चारण स्थल होता है तालु, और इन्हें कहते हैं तालव्य। इसके लिए भी छोटी सी ट्रिक बनाते हैं। तो इच्चु यशानाम तालु, इच्चु यशानाम तालु, इस ट्रिक के आधार पर आपको यह याद हो जाएंगे। इच्चु यशानाम तालु, ई से तात्पर्य छोटी, बड़ी, इमली, ई एक, च वर्ग आ गया, यह और स आपके इस, ठीक है। इन सभी का नाम क्या है, तालव्य है। कहाँ से उच्चारित होते हैं, तालु से। एक बार फिर देखते हैं, इचु ईशानाम तालु, ई च वर्ग य स कहाँ से होते हैं, तालव्य से, अर्थात ये क्या गलत होते हैं, तालु से।
दो वर्ग कंप्लीट। अब उसके बाद में आता है मूर्धन्य, जो मूर्धा से उच्चारित होते, री, ट वर्ग पूरा और र और स पेट फाड़ स। अब इसको हम याद करने के लिए तरीका क्या बनाएं, तो यहाँ लिखता हूँ मैं ऋतु ऋषानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। ये याद रखने की ट्रिक है, आपको अच्छी तरह से आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए री आ गया आपके, ट वर्ग पूरा, रसानाम र और स पेट फाड़ स ये भी आ गया। इन सभी को हम कहाँ से उच्चारित करते हैं, मूर्धा से, और इन्हें कहते हैं मूर्धन्य। ये भी कंप्लीट। उसके बाद में त वर्ग ल और स। आपने अपने घर में तुलसी का पौधा देखा होगा, आपको याद रखना है तुलस। क्या याद रखना है, तुलस। त वर्ग ल और स, ठीक है। अगर फिर भी भूल जाते हो तो आप अच्छी तरह से देख लेना कि दंत है, दंत में द है, ये त वर्ग का है पर्ण। उसके बाद न है, वो भी आपके इसी वर्ग का है, और त है वो भी इसी वर्ग का है। यानी कि दंत शब्द के अंदर जो वर्ण है इसी वर्ग के है, अच्छी तरह आसानी से आप याद रख सकते हो। और ल और स साथ में है, ये बन जाएगा तुलस। इससे आपके त वर्ग पूरा, ल और स। एनसीईआरटी में आपके एक अलग से दिया हुआ है वत्सर्य। वत्सर्य में 3 वर्ण दिए गए हैं, न, स और ल। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार इसमें से प्रश्न भी पूछा गया है कि वत्सर्य, वत्सर्य का अगर पूछा जाए तो 3 वर्ण है, अच्छी तरह आपको याद ध्यान देना है कि न, स साफ वाला और ल। अब बात करते हैं हम आगे ऊ और प वर्ग। इसके लिए भी हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, उपोष्ठ। उपोष्ठ, उपोष्ठ का अर्थ क्या है, ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों आ गए, पू यानी प से प वर्ग पूरा, ओष्ठ से बोले जाते हैं और इन्हें कहते हैं ओष्ठ। उसके बाद में बात करते हैं नासिका, नाक से बोले जाने वाले वर्ण। तो जैसा कि अनुस्वार आपको मालूम है कि इसका उच्चारण नाक से होता है, प्राणवायु नाक से निकलती है, और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा अपने नासिक के। इसका उच्चारण कहाँ से होगा, नाक से, नासिका से। कौन कौन से, अंग, य, ण, न, म, ये पांचों वर्ण और अनुस्वार, इसका उच्चारण स्थल है नासिका, इसे कहते हैं नासिक के। उसके बाद आता है ए, ऐ, इसे कहते हैं कंठ तालु, और इसे कहते हैं कंठ तालव्य। उच्चारण स्थल इसका कंठ और तालु, और ये है कंठ तालव्य इसे कहते हैं। कैसे याद रखेंगे, ये है ए कैसे बनेगा, अ या आ के साथ में जोड़ देंगे हम छोटी ई या बड़ी ई, तो बन जाएगा आपके ए। अ या आ के साथ में छोटी या बड़ी जोड़ने से क्या बन जाएगा, ए भी है और ए भी है। अब आपको मालूम है अ और आ कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से, तो ये आ गया कंठ। उसके बाद ई और ई कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से, तो ये आ गया तालु। और ये बन के क्या बन गया, ए बन गया, तो ए और ए आई है, ठीक है। कंठ तालु से दोनों बने किससे, और ई से बने या आ ई से बने हैं, दोनों का उच्चारण स्थल क्या है, कंठ और तालु, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कंठ तालव्य। फिर आगे है ओ, औ, इसका उच्चारण स्थल है कंठ और ओष्ठ। कैसे, इसको भी याद रखते हैं, अ या आ के साथ में ऊ या ऊ जोड़ देते हैं तो निर्माण हो जाता है आपके ओ का। ओ के साथ में आपको याद रखना है औ भी। अब क्या हो गया, अ कहाँ से होता है उच्चारण स्थल, कंठ से, ऊ का कहाँ से होता है, ओष्ठ से, तो इनका उच्चारण स्थल कहाँ से हो गया, ओ और ऊ का, कंठ और ओष्ठ से, और इसको क्या कहते हैं, कंठोष्ठ। यहाँ तक क्लियर, कंप्लीट। उसके बाद हम बात करते हैं व। बड़ा ही महत्वपूर्ण है वह, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है इससे संबंधित कि व का उच्चारण स्थल कौन सा है, दंत और ओष्ठ। हम बोलते हैं वाह, वाह बोलते हैं
तो अपनी जो जीवा है, जो प्राणवायु है, दंत और उष्ठ से निकलती है और क्या हो जाएगा, ये दंतुष्ट है। ये आपके वर्णों के उच्चारण स्थल है, बड़े ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, इसलिए इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको ट्रिक बता दी है, इसके आधार पर आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। साथियों, अब हम आगे बात करते हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। पहले भाग की बात करें हम कि स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन में क्या होता है कि उच्चारण के समय प्राणवायु जीभ व ओठों से टकराती है, कई जगह स्पर्श करती मुख के अंदर श्वास, इस कारण से क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मुख में अनेक भाग पर स्पर्श होने के कारण से क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। ये कौन कौन से व्यंजन है, तो अभी हमने 5 वर्ग पढ़े। उन 5 वर्ग में कुल कितने वर्ण हैं, 25। वो 5 वर्ग क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा भाग है स्पर्श संघर्षी। ये स्पर्शी, ये स्पर्श संघर्षी। जब इस स्पर्श संघर्षी व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो सांस कुछ घर्षण के साथ बाहर निकलती है, तब बोलने में कुछ दिक्कत होती है, दुविधा होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से, च वर्ग के 4 वर्ण, च, छ, ज और झ। ये चारों वर्ण क्या कहलाएंगे, स्पर्श संघर्षी। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं। तो 4 वर्ण आप ध्यान रखना, च, छ, ज और झ, ये आपके क्या, स्पर्श संघर्षी। फिर बात करते हैं नासिक व्यंजन। उसमें क्या होता है, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो वायु का मुख्य अंश है वो नाक से निकलता है, नासिका से निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, नासिक व्यंजन। तो नासिक व्यंजन कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग जो पड़े 5 वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग, प वर्ग, इन 5 वर्गों का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम व्यंजन है, उसे हम क्या कहेंगे, नासिक व्यंजन। कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, अंगे, य, ण, न और म, ये 5 व्यंजन क्या है, नासिक व्यंजन। फिर बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो इसमें क्या होता है, जीभ के आगे का भाग मसूड़ों को स्पर्श करता है और वायु है जो पास से निकल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक। पार्श्व यानी पास से वायु निकल जाती है। और एकमात्र व्यंजन है जो है पार्श्विक, और उसका नाम क्या है, ल। जैसा कि ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, उसका ल। बड़ा ही महत्वपूर्ण है पार्श्विक व्यंजन ल। उसके बाद में बात करते हैं उत्सिप। इसका दूसरा नाम है ताड़नजात। उत्सिप का शाब्दिक अर्थ है फेंकना। इसमें क्या होता है, उच्चारण में जीवा की नोक झटके से नीचे गिरती है, तो हम क्या कहते हैं, उत्सिप। 2 वर्ण है, ड और ढ। फिर बात करते हैं हम लुंठित या प्रकंपित। इसमें क्या, इस व्यंजन के उच्चारण प्राणवायु जीवा को प्रकंपित करती है, कंपन उत्पन्न होता है जीवा में। कौन सा है, जैसे, और क्या होता है, प्राणवायु जीवा से टकरा लुढ़कने लगती है। जैसे हम बोलते हैं र, तो क्या होता है, प्राणवायु निकलती है और र बोलते ही जीवा प्रकंपित होती है और वायु लुढ़कने लगती है, इससे हम कहते हैं लुंठित या प्रकंपित। यह प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा है, तो आंसर क्या होगा आपके, र। उसके बाद हम बात करते हैं संघर्षहीन ईषत स्पष्ट व्यंजन या अर्धस्वर। उच्चारण में क्या होता, वायु मुख से बिना रगड़ खाए बाहर निकलती है या थोड़ा सा स्पर्श करती है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पर्श करती वायु से हम क्या कहें, ईषत स्पष्ट। और संघर्षहीन यानी कि बिना संघर्ष के बाहर निकल जाती, इसलिए हम क्या कहते हैं, संघर्षहीन। और स्वरों में स्वर की परिभाषा क्या बताई थी कि उच्चारण के समय निर्बाध उच्चारण होता है, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती, उससे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा संघर्ष होता है, इसका उच्चारण स्वर की तरह ही होता है, इस कारण से क्या कहते हैं, अर्धस्वर। और ये अर्धस्वर 2 है आपके, य और व। बड़ा ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है कि संघर्षहीन ईषत स्पष्ट, और प्रश्न पूछा गया है कि अर्धस्वर कौन से हैं, तो ये और वो आपके क्या है, अर्धस्वर, यानी कि इनका उच्चारण होता है स्वरों के समान, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, अर्धस्वर। पूरे स्वर तो है नहीं, इसलिए हम क्या कहेंगे, अर्धस्वर। अंतिम भाग है संघर्षी या उष्म व्यंजन। जब प्राणवायु
जब मुख से निकलती है इन वर्णों के उच्चारण में तो वायु हो जाती है गर्म और सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। इससे हम क्या कहते हैं, गर्म होने के कारण ऊष्म व्यंजन और वायु को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संघर्षी। और ये है 4 वर्ण आपके तीनों स सकार, शिव के पेट पर सांप, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो तालव्य, मूर्धन्य और स आपके दंत्य और साथ में क्या है इसके ह। ये 4 वर्ण आपके क्या कहलाएंगे, संघर्षी या ऊष्मा व्यंजन। अब चलते हैं हम अपने अगले भाग पर। अब हम आगे चलते हैं कि वर्णों का स्वर तंत्रियों की स्थिति, कंपन, घोष, नाद के आधार पर वर्गीकरण। तो अगर इस आधार पर वर्गीकरण करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, नाद के आधार पर या कंपन के आधार पर या घोष के आधार पर, एक ही प्रकार सभी का। इसको 2 भाग है, अघोष और सघोष। अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, हम बात करते हैं कि अघोष क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष यानी कि घोष यानी कंपन, यानी अघोष यानी किसी प्रकार का कंपन उत्पन्न नहीं होता है जिन वर्णों के उच्चारण में, उन्हें हम क्या कहेंगे, अघोष। अब इसमें कौन कौन से आते हैं वर्ण, तो वर्ग, प्रथम, द्वितीय, व्यंजन और तीनों स। याद रखने के लिए ट्रिक बताता हूँ, एक याद कर लेना, दूसरा स्वतः ही याद हो जाएगा। इसकी ट्रिक है अघोष की, याद रखनी है 1 + 2 + 3। अब क्या है ट्रिक में 1 + 2 + 3, तो अघोष में पहला वर्ण क्या है, अ। वर्णमाला में सबसे पहला वर्ण क्या आता है, 1 नंबर, तो ये ले लिया 1 नंबर। ठीक है, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण आ गया आपके। ठीक है, व्यंजन का। उसके बाद में 3 क्या है, ये तीनों स आपके, तीनों स है, इसमें जोड़ने हैं तो आपकी ट्रिक बन जाएगी 1 2 3। 1 2 यानी पहला दूसरा और 3 यानी तीनों स। अघोष यानी कि अघोष की ही ट्रिक, तो अ है पहला वर्ण है वर्णमाला का, इसलिए अपने अ 1 2 3 याद रखना है। और दूसरा सघोष 1 याद हो जाएगा तो दूसरा स्वतः याद हो जाएगा, जो बाकी बच जाएंगे वो आपके दूसरे में आ जाएंगे। सघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सघोष यानी घोष के साथ। तो अभी कौन कौन से वर्ण है, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण और अंतस्थ सभी स्वर और ह, ये क्या कहलाएंगे आपके सघोष। अगला वर्ण वर्गीकरण देखते हैं हम श्वास या प्राणवायु के आधार पर। इसको 2 भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है, यानी कि जो वर्ण है उनका उच्चारण करते हैं और श्वास कम बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे, अल्पप्राण। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट, अल्प यानी कम, प्राण यानी वायु। मुख से वायु कम निकलती है वो क्या होगी, अल्पप्राण। अब कौन कौन से, तो पहला वर्ण, अब वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा और 5वां वर्ण, और यह अलावा अंतस्थ और समस्त स्वर। अब एक याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो ट्रिक पढ़ाई मैंने कि अल्प विष से भी अंतिम स्वर निकल जाता है, नहीं कि अल्प विष खाने से भी क्या होता है, अंतिम स्वर है वो बाहर निकल जाता है। तो अल्प से क्या बन गया आपके, अल्प प्राण, ये आपके अल्प प्राण। उसके बाद में विष, विष से अर्थ है विषम, तो विषम का अर्थ क्या है, 1 3 5 यानी 1 3 5 वर्ग के, 5 वर्गों के पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। फिर अंतिम, अंतिम से अंतस्थ, अंतस्थ कौन कौन से, य र ल व से स्वर निकल जाता है, उससे भी क्या होता है, स्वर निकल जाता है, तो समस्त स्वर वो क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। एक बार फिर देखते हैं ट्रिक को, अल्प विष से भी अंतिम स्वर निकल जाता है, अल्प से अल्प प्राण, विष से जो विषम वर्ण है प्रत्येक वर्ग के 1 3 5, अंतिम अंत, अंत से बढ़ गया अंतस्थ, य र ल व और स्वर समस्त स्वर, ये मिलके क्या बन जाएगा, अल्प प्राण। फिर देखते हैं महाप्राण, तो श्वास इसमें अधिक बार निकलती है तो क्या हो जाएगा, महाप्राण। जो बच गया है वो इसमें आ जाएगा, वो विषम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सम, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण इसमें आ जाएगा वर्ग का, और ऊष्म वर्ग इसमें आ जाएगा। यहाँ पर अपना वर्ण विचार टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। थोड़ा सा इसमें अन्य है वो भी देख लेते क्या है अन्य, कि समस्त स्वरों में अ एकमात्र स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि किस स्वर की मात्रा नहीं है, तो अ की कोई मात्रा नहीं है। दूसरी बात करते हैं हम
मूल वर्ण अपने 44 या परीक्षा में 44 ही लिखने हैं। कहीं कहीं आपको 52 मिलेंगे। तो 52 कैसे होते मैं आपको बताता हूँ। 2 द्विगुण हो जाएंगे ड़ और ढ, 2 अयोगवा अंग अह, ठीक है। उसके बाद में 4 संयुक्त, टोटल हो गए आपके 52, लेकिन आपको 44 ही याद रखना है। फिर देखते हैं हम अनुस्वार। अनुस्वार के लिए बिंदिका आती है और दूसरा आता है अनुनासिक। दोनों में क्या अंतर है? अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु काम में लिया जाता है, अनुस्वार के लिए केवल बिंदु। अनुस्वार में क्या होता है, जब वर्ण का उच्चारण होता है तो वायु नाक से बाहर निकलती है। अनुनासिक में क्या होता है, जब अनुनासिक वर्ण का उच्चारण होता है तो वायु नाक के साथ साथ में मुंह से भी निकलती है। इसे अनुनासिक कहते हैं। केवल ध्वनि है, वायु है जो नाक से निकले तो वो अनुस्वार। कभी कभी आप देखोगे कि अर्धचंद्र बिंदु यानी बीच वाला तारा आपको दिखाई नहीं देगा, इसे कहते हैं स्वर्णिम। स्वर्णिम या अर्धचंद्र बिंदु। अब ये कहाँ कहाँ में आता है, तो कुछ अंग्रेजी शब्द है उनके ऊपर ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसको आ और ओ के बीच की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि। कहीं कहीं आपने देखा होगा किसी वर्ण के नीचे ये आड़ी लगे, इसे कहते हैं हल चिन्ह, यानी कि इसके अंदर स्वर नहीं है, स्वर रहित वर्ण होता है, उसे हम ऐसे लिखते हैं। फिर बात करते हैं हम, आपने वर्ण देखे होंगे क, ख, ग, ज, उनके नीचे एक एक बिंदु लगा हुआ है, इसे कहते हैं नुक्ता। ये अपने क के नीचे है, क, ख, ग, ज, फ, ये इनके नीचे है बिंदु, इसे कहते हैं नुक्ता। और इसी के साथ में आज का अपने ये टॉपिक वर्ण विचार यहाँ पे समाप्त होता है। कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा, अधिक से अधिक लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक अपना ये चैनल क्रिस कुकर स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल आइकन है उसको दबाएंगे ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं तो तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। उसके अलावा आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ लगता है तो, और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सके और लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध है। इस वीडियो को मैं यही विराम देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।